हेलो एंड वेलकम साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल नमस्ते राम राम। अभी अपना जो टॉपिक है इस लेक्चर का सेकंड लेक्चर है ये इकोनॉमिक्स का। इसमें हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का पूरा। ठीक है, नेशनल इनकम करेंगे। और इसको समझने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए तो आपको फर्स्ट लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देख के आना है, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं तो वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओवरव्यू है नेशनल इनकम क्या होती है, वो उसके कितने टाइप्स हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, तो ये हो गया एक। तो उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब सबसे पहले अपना टॉपिक्स टू बी कवर्ड ये हो चुका है, बता दिया मैंने। हाँ, नेशनल इनकम होती क्या है वो तो बताओ सर। नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री मीन्स द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, एक तो ये वाली ध्यान रखनी है, एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर, और एक फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखना है। ठीक है सर। फाइनल गुड्स क्या होते हैं सर वो बता दो पहले तो। फाइनल गुड्स उसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, जैसे कि शुगर केन और शुगर केन से हमने चीनी बना दी। ठीक है सर। और चीनी से फिर हमने जलेबी बनाई, मतलब उसका यूज़ करके। तो जो अपना जलेबी होगा वो अपना क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। ठीक है। अब एक और चीज़ आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होते हैं वो और देख लेते हैं हम। फिनिश गुड्स तो वो क्या है, वो यहाँ पर होगी अपनी चीनी। कैसे सर, क्या होगी, चीनी होगी, शुगर। तो वो कैसे है सर, इसका मतलब होता है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, या तो हम इसको डायरेक्टली बेच सकते हैं, फिनिश गुड्स को डायरेक्टली बेच भी सकते हैं और इसका आगे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया अपना फिनिश गुड्स। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको आगे कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनको बेचा जाएगा या तो उनका कंजप्शन होगा। ओके है, ठीक है सर। अब शुगर केन और शुगर, इन दोनों को एक और नाम दे सकते हैं हम, क्या, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं, मतलब कि इनका भी यूज़ किसी ना किसी चीज़ को बनाने में किया जाता है, तो ये इसलिए हो गया ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये सॉरी गुड्स। ठीक है, ओके सर। अब बस इसमें यहाँ पे ये बात थी। हाँ, एक और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया, मतलब एक साल का टाइम होता है स्पेसिफिक, उसको हमने फाइनेंशियल ईयर बोल दिया है। अपना इंडिया का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है सर। इसमें क्या होता है भैया, जो भी अपने सारे प्रोफेशंस होते हैं अभी, मतलब नेशनल इनकम के अंदर जो अपने सारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, पुलिस हो गई, या फिर बाकी भी सारे जो इसके अंदर नहीं भी लिखे हैं मैंने, वो सभी, उन सभी से जो भी इनकम जनरेट होती है वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। और जो भी फाइनल गुड्स बने हैं उनकी वैल्यू भी इसके अंदर काउंट होगी। और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो वो भी इनके अंदर काउंट होगी। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना, मतलब कि शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बता दिया कि क्या होती है वो। ठीक है, लिख दिया बस वही लाइन, टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम दैट इज़ अकर्ड बाय इट, मतलब कि कंट्री के द्वारा जो भी इनकम कमाई गई है। अकर्ड होता है कमाना या तो अर्नड। ठीक है, मैं इसकी जगह पे आप लिख लेना, अगर आप अकर्ड नहीं लिखते तो आप अर्न से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ओके सर। देन नेक्स्ट अपने पास है सर अपने, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल, मतलब सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस देखनी तो उसमें भी अपनी नेशनल इनकम काम आती है। ओके सर। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, ये सभी किस चीज़ की वजह से होते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से मेनली ये होते हैं। लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। ठीक है, ओके सर। अब बात आती है अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक प्राइस, सॉरी फैक्टर प्रोडक्शन नहीं, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, बेसिक प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि अभी लैपटॉप की कोई कंपनी है मान के चल लो, ठीक है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, मान के चलो किसी ने फैक्ट्री लगाई तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो वो एक खर्चा हो गया उसका। उसके बाद मतलब कि जो भी वहाँ पर बंदे काम कर रहे होंगे तो उनको दिहाड़ी भी देनी पड़ेगी, जो कि हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद वो मतलब कि उसने अगर वो फैक्ट्री लोन पे लेकर, मतलब पैसा लोन पर उठाकर लगाई है तो उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। और फिर वो अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर लगाएगा, मतलब कि प्रॉफिट भी उसके अंदर जोड़ देता है जो उसको कमाई होगी। ठीक है सर। आफ्टर सेलिंग जो भी मतलब बाद में मिलता है, तो जब जाके अपने को क्या मिलता है, एक लैपटॉप बन के मिलता है। ठीक है, ओके सर। तो इन चारों का मतलब इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, रेंट, इन चारों चीज़ों का खर्चा जो जोड़कर जो भी अपनी कॉस्ट बनती है उसका हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। फैक्टर कॉस्ट नाम से क्लियर हो रहा है, जो फैक्टर्स की वजह से जो कॉस्ट आई है वो। ओके है, ओके सर। अभी आता है अपना फैक्टर कॉस्ट का, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा क्या होता है।
ये बस वही लिख रखा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। और एक और इसके अंदर होता है कि भैया द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन बोर्न बाय कंपनी। ये जो भी कॉस्ट होती है फैक्टर मतलब इसकी कंपनी के द्वारा ही मेंटेन की जाती है, या तो उसको कंपनी ज़्यादा भी लिख सकती है कम भी लिख सकती है, बट वो कंपनी के द्वारा ही मैनेज की जाती है, मेन बात है ये, ठीक है। ओके सर। उसके बाद है टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट। इसके अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं। टैक्सेस जब पेड होंगे तो वो उसको कुछ अलग नाम दे देते हैं, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्स ऐड नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब इस यहाँ पर फॉर्मूला मान के चल लो, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू कब होगा, मार्केट प्राइस में से हम क्या निकाल देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो मैं बता दूंगा आगे, बता दूंगा, या मैंने नीचे नहीं लिख रखा हूँ, बाकी मैं बता दूंगा आगे, या तो यहाँ पे भी समझना हो तो डायरेक्टली छोटा मोटा बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है, मतलब कि कोई नौकरी पेशा आदमी है, तो वो क्या करेगा, उसकी सैलरी आती है बैंक में, हाँ जी सर, और वो सैलरी से डायरेक्टली उसके पैसे कट हो जाते हैं। मान के चलो उसकी सैलरी है 5,000 रुपये, और उसके 2,000 रुपये उसमें से 2,000 नहीं, मतलब कि ज़्यादा हो गए तो 500 रुपये टैक्स लग गया, ठीक है। 10% मान के चलो, 10% हुआ, हाँ 10% मतलब उसका टैक्स लग गया। तो अब ये क्या है, ये जो है डायरेक्ट टैक्स है, उसकी सैलरी से डायरेक्ट काट लिया गया है, तो ये था डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कब होता है सर, जो हम सामान में देते हैं, मतलब कि सामान के साथ, जैसे कि अब एमआरपी के अंदर ही ऑलरेडी सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो वो हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया, ठीक है, ये आगे मैंने लिख भी रखा है। उसके बाद बेसिक प्राइस क्या होती है, फैक्टर प्राइस समझ में आ गई। बेसिक प्राइस ये कौन पे करता है, अभी कॉस्ट प्राइस तो किसने पे किया, वो तो जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने पे किया, हाँ जी सर, उन्होंने पैसा जो खर्चा लगाया वो हो गया। अब बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस अपने पास जो सामान मतलब कि रिटेलर जो मतलब अगर अपना दुकानदार है मान के चलो, अब जो दुकानदार जितने में खरीदेगा ना, तो वो बेसिक प्राइस होगा उसका सामान का, ठीक है। पेड बाय द रिटेलर, जो रिटेलर पे करेगा वो हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो, फैक्टर कॉस्ट होगी, हाँ जी सर फैक्टर कॉस्ट होगी। उसके अंदर अब कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आती है, मान के चलो इंडिया के अंदर आई, तो उसने सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर प्रोडक्शन के टैक्सेस भी लगाई, ठीक है, और प्रोडक्शन में सब्सिडी भी दी। क्यों दी सब्सिडी, सब्सिडी इसलिए देते हैं ताकि देखो अभी कोई कंपनी आई है और वो कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर आके रोज़गार दे रही है, ठीक है सर। एक उसका जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वो भी अपने लिए मतलब कि इकोनॉमी के लिए मतलब हेल्दी है, या तो बोल सकते हैं अच्छा है, तो वो भी हो गया एक फैक्टर। तो इन चीज़ों की वजह से वो क्या कर रही है, उसको सब्सिडी देती थी, रियायत दे देते हैं। रियायत इसलिए देते हैं ताकि अपना भी अच्छा हो और उसका भी थोड़ा बहुत उसको आसानी हो और वो यहाँ पर टिके, ठीक है। तो इसलिए हो गया प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्सेस भी लगते हैं और प्रोडक्शन की सब्सिडी। अब एक और चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, मतलब कि इस पूरे लेक्चर के बाद भी, कि टैक्स जो होंगे वो हमेशा फॉर्मूले में क्या होंगे, ऐड होंगे, और जो सब्सिडी होगी अपनी, सब्सिडीज़ क्या होती हैं, वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, माइनस करेंगे उनको हम। ओके हैं, ठीक है सर। अभी इसको मैं रेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे का टॉपिक। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है सर। तो अभी हम देखते हैं मतलब कि फैक्टर कॉस्ट को एग्जांपल के साथ देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई पेस्टिसाइड की कोई मतलब कि फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में फैक्टर कॉस्ट आ गई है, टोटली काउंट कर लिया उन्होंने, वो है 100 रुपीज़, ठीक है सर। और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कितना, मतलब कि 10 रुपये का टैक्स भी लग गया, ठीक है सर। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी अब, 110 रुपये, ठीक है सर। बेसिक प्राइस अभी नहीं आया है, बेसिक प्राइस तब आएगा जब इसमें से सब्सिडी और हम घटा देंगे। अब सरकार ने उस प्रोडक्ट को, पेस्टिसाइड्स अब अपने काम आ रहे हैं, हाँ जी सर, किसानों के काम आते हैं बिल्कुल, तो इसलिए उसमें क्या दी जाती हैं, रियायत भी दी जाएगी, मतलब कि सब्सिडी दी जाएगी। तो वो सब्सिडी मान के चलो 5% थी, 5 रुपये उसमें से कम भी कर दिए गए, ठीक है सर। तो अब टोटल प्राइस कितना पड़ा, 105 रुपये, और ये 105 रुपये क्या आ गया, बेसिक प्राइस। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, कैसे ऐड है, क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट थी ना अपनी, फैक्टर कॉस्ट के अंदर चारों चीज़ें ऑलरेडी थी, वेजेस भी थी, प्रॉफिट भी था, इंटरेस्ट भी था, रेंट भी था, ये चारों चीज़ें ऑलरेडी ऐड थी। तो कभी सोचोगे इसमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड था, ठीक है। ओके, अब ये किसने पे किया, दुकानदार ने, ओके सर। अभी इससे नेक्स्ट जो आएगा वो हम आगे भी देखेंगे। द बेसिक प्राइस इज़ द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर, मतलब कि जो अमाउंट प्रोड्यूसर रिसीव करेगा वो है, ठीक है। दिस अमाउंट रिसीवेबल एंड एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस एंड द इंक्लूसिव ऑफ द सब्सिडी, ठीक है, ओके सर।
अभी सेम चीज़ क्या है भैया, जो ये बंदा अपना मान के चलो, अब ये जाता है दुकान पे लैपटॉप को ख़रीदने के लिए। ठीक है सर, ये बंदा गया लैपटॉप को ख़रीदने दुकानदार के पास, और दुकानदार से जाते ही बोला भैया मेरे को लैपटॉप दिखा दो। उसने बोला भैया लैपटॉप अपना, जैसे कि वो, जैसे आप पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया था ना, उस हिसाब से मान के चलो उसकी बेसिक प्राइस दिया, मतलब कि दुकानदार के पास आया था ये 10,000 रुपये का, 10,500 रुपये का लैपटॉप मान के चलो इसका बेसिक प्राइस था। ठीक है, क्या था, बेसिक प्राइस। ठीक है सर, अभी ये बंदा गया है, अभी देखो जो रिटेलर है वो मज़े मज़े में तो कोई दुकान खोल के बैठा नहीं है, उसको भी पैसा तो कमाना है। अब वो उसका भी उसमें उसके अंदर क्या कर देगा, प्रॉफिट ऐड कर देगा। उसने प्रॉफिट ऐड कर दिया, मान के चलो एक लैपटॉप पर 1,000 रुपये। ठीक है, ओके सर। तो अब उसमें उसका कितना प्रॉफिट हो गया, तो उसके अंदर मतलब कि अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, अब इसकी कॉस्ट होगी सर 11,500 रुपये। ठीक है, तो अब 11,500 रुपये कौन पे करेगा, कस्टमर। ठीक है, ओके सर। अब कस्टमर कितने पे कर रहा है, 11,500 रुपये। तो जब ये मार्केट प्राइस आता है ना, तो ये क्या है, ये वो प्राइस है जो कि कस्टमर पे करेगा, बायर पे करेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब एक और चीज़ है कि इसके अंदर ये जो होता है ना, मतलब कि हाँ, जो मान के चलो ये 11,500 है, ये एमआरपी से हमेशा कम ही होता है, या तो एमआरपी के बराबर होता है, उससे ऊपर कभी नहीं हो सकता। अगर कोई एमआरपी से ज़्यादा मतलब कि ऊपर बेच रहा है तो उस पर केस भी किया जा सकता है इजीली, और उसको कंज्यूमर कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है भैया। ठीक है, ओके सर। और क्या चीज़ है इसमें बताने लायक, हाँ मान के चलो इसके ऊपर एमआरपी जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि 12,000 का है, तो वो उस हिसाब से उसने मतलब कि अपने रुपए भी बढ़ा दिए दुकानदार ने, उसने 1,000 रुपये बढ़ाए। वो चाहता तो मतलब कि मतलब कि 1,200 भी बढ़ा, 1,250 या 1,200 भी बढ़ा सकता था। ठीक है, वो उसकी मर्जी थी। उसने देख लिया भैया इतना है, इतने अगर मैं बढ़ाऊंगा तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो उसने उसके हिसाब से देख लिया। ठीक है, ओके सर। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, वो हम आगे सीखेंगे। ओके, ओके सर, क्लियर है इतना। डिमांड एंड सप्लाई वाला लेक्चर हो चुका है वैसे तो, उसके अंदर मैंने बताया भी डिमांड एंड सप्लाई पर कैसे डिपेंड करते हैं वो, जो फर्स्ट लेक्चर है, तो उसको कृपया देख कर आएँ। अभी हम देखते हैं कि लिखा क्या क्या है इसके बारे में। द मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट एंड दे विल बाय इट फ्रॉम द रिटेलर। समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी बात हिंदी में ऑलरेडी समझा दी है। गवर्नमेंट टैक्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, हाँ जी सर। फैक्टर कॉस्ट में ऐड होने के बाद ही तो अपने को मार्केट प्राइस मिला था, और उसमें से सब्सिडी माइनस भी हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट पर भी टैक्सेस लगाती है, जिनको हम प्रोडक्ट टैक्सेस बोलते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी भी मिलती है, तो वो होती है प्रोडक्ट सब्सिडी, तो वो भी इसके अंदर होती है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे कि कॉस्ट उसका था, बेसिक प्राइस का था, इस हिसाब से मार्केट प्राइस का है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, और गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट टैक्सेस लगाती है, तो वो किस प्रकार के प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चार्जेस हो गए, वो सभी। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं मार्केट प्राइस के बारे में, क्या बात थी सर। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया, अब मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो गया, बेसिक प्राइस तो था ही, जैसे कि पहले वाले में, पीछे वाले में क्या था भैया, मतलब कि बेसिक प्राइस था। हाँ जी सर, बेसिक प्राइस के अंदर कॉस्ट प्राइस था, मतलब फैक्टर कॉस्ट थी। हाँ जी सर, फैक्टर कॉस्ट थी, उसके अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करें। ठीक है सर, और उसके अंदर प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दी, ये चीज़ थी। सेम यहाँ पर किया है, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पे अपने पास ये वाली चीज़ है कि भैया मार्केट प्राइस है। हाँ जी सर, बेसिक प्राइस की जगह पे मार्केट प्राइस हो गया, बेसिक प्राइस की जगह पे यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट था, तो यहाँ पर बेसिक प्राइस आ गया। ठीक है सर, और यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्सेस थे, यहाँ पर प्रोडक्ट टैक्सेस आ गए हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडी थी, यहाँ पे प्रोडक्ट सब्सिडी आ गई है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, एमपी समझ में आ गया। ओके सर, ये दूसरा फॉर्मूला इसका यहाँ पे मैंने लिख रखा है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, वो मैंने जो बोल रहा था शॉर्ट में लिखा हुआ होगा। ओके है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हाँ, मतलब थोड़ा इसको समअप कर देता हूँ मैं, क्या चीज़ है जो अपना, देखो यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देते हैं। अपने पास फैक्टर कॉस्ट है, हाँ जी सर, उसके अंदर कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं था, सिर्फ चारों जो फैक्टर थे उनका खर्चा था। समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके अंदर हमने क्या किया, प्रोडक्शन टैक्स ऐड हुए, हाँ जी सर, प्रोडक्शन की सब्सिडी घटाई। ठीक है सर, तो अपने को क्या मिला, बेसिक प्राइस मिला। बेसिक प्राइस के अंदर फिर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट टैक्स ऐड हुए, प्रोडक्ट की सब्सिडी माइनस हुई, तो अपने को क्या मिला, मार्केट प्राइस मिला। तो ये सम अप हो चुके हैं, आप ध्यान रखना इनका। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं कैलकुलेशन जो है इनकम टैक्स की, सॉरी इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो कैसे की जाती है वो देखना है अब अपने को। तो जीडीपी, जीएनपी,
और एनडीपी और एनएनपी, ये ध्यान रखना है, आप अपने को चारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो कैलकुलेट कौन करता है नेशनल इनकम को, ये अपना क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जो मतलब कि कमेटी है या ऑफिस है या फिर जो ये संस्था है, ये काउंट करती है। ठीक है सर। देन अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया जी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? तो ये क्या है भैया, जीडीपी इज़ द टोटल मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब कि उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो काउंट कर ली जाती है। टू द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब कि जैसे अपना लैपटॉप था फाइनल गुड्स था, और जो अपनी जलेबी थी वो फाइनल गुड्स थी। अभी मैं इनको यहाँ पर समझाऊंगा नहीं, बार बार डायरेक्ट बोला जाएगा ये, ठीक है। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर, यहाँ पर समझने लायक है। 1 ईयर से यहाँ पर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी, ये कौन सी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है एक देश की, वो समझना है, तो वो हम आगे नेक्स्ट पेज पर मैंने लिख रखा है, वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जीडीपी के अंदर एक और चीज़ होती है भैया, जीडीपी क्या है, वैल्यू है गुड्स की, ठीक है सर। प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी, जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूस की गई है वो सभी, ठीक है। अब वो किसने प्रोड्यूस की है उससे मतलब नहीं है अपने को, चाहे वो सिटीजन प्रोड्यूस करे उस प्रोडक्ट को या फिर फॉरेनर प्रोडक्ट मतलब कि फॉरेनर उसको प्रोड्यूस करे, उस चीज़ से मतलब नहीं है। बस वहाँ पर क्या है, उसकी मनी वैल्यू ज़रूर ऐड होगी, ठीक है, अगर जो जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है तो, ठीक है, इंडिया के अंदर है मतलब, तो वो वाली चीज़। ओके सर। अब किसी कंट्री की टेरिटरीज होती क्या क्या है तो वो देख लेते हैं हम, जैसे कि अभी अपने पास से मान के चल लेते हैं। हाँ, टेरिटरीज लाइंग विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग द एयर स्पेस, टेरिशियल वाटर एंड द ऑफ ए कंट्री, मतलब सीधी सीधी बात है, एयर स्पेस के अंदर, पानी के अंदर, जो भी लैंड वाला एरिया उसके अंदर, जो भी सारा है अपना, उसके अंदर क्या है, जितनी भी अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनके अंदर जो अपनी टेरिटरी हैं उनकी जो इनकम होती है, टोटल मनी वैल्यू होती है, उसका हम जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। दूसरा है, इसके अंदर एम्बेसीज भी आती हैं, कंसलेट्स भी आते हैं। एम्बेसीज से समझ आ देता हूँ मैं एक और चीज़ इसके अंदर, जैसे कि अभी कोई इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, काबुल के अंदर है मान के चलो, ठीक है सर। अब वहाँ पर जो भी इनकम होगी ना उस इंडियन एम्बेसी की, तो वो भी कहाँ पर काउंट होगी, जीडीपी के अंदर, ठीक है सर। वो भी अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एम्बेसीज और कंसल्ट्रेट्स, ठीक है, कंसलेट सॉरी। फॉरेन एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर हैं, उनकी जो इनकम होगी वो अपनी जीडीपी में काउंट नहीं होंगी, वो दूसरे जो देश हैं उनकी जीडीपी में काउंट होंगी। क्लियर है? ओके सर। जैसे अब मैंने इंडिया का समझा था, तो सेम अपने देश में भी तो किसी और की भी तो एम्बेसी होगी ना, वही वाली चीज़ है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अगर दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो एम्बेसीज पर कभी भी मतलब कि बम वगैरह या फिर कुछ भी मतलब कि कोई भी हमला नहीं किया जाता, क्योंकि डायरेक्टली फिर वो ये समझा जाएगा कि भैया अगर उस देश की एम्बेसी पर हमला हुआ है तो मतलब कि उस देश पर हमला है, और इसलिए कुछ भी हो जाए उस देश, पूरे देश चाहे उजाड़ दिया जाए बट एम्बेसी को कुछ नहीं होगा, एम्बेसी सेफ रहेगी, ठीक है। ओके सर, बस ये बताने की थी तो मैंने बता दी। अब है अपना ये हो गया है, हाँ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब कि इंक्लूड होती हैं, इनका भी रेवेन्यू इसके अंदर काउंट किया जाता है। और जैसे कि हाँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे कि अभी अपने मतलब कि इंडियन आर्मी है तो उसके मतलब हेड क्वार्टर्स होंगे वो कहीं पर मतलब कि अपने लगाए हैं, मान के चलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो तो इंडिया का ही है। किसी दूसरे देश में एस्टेब्लिशमेंट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पर जो उसकी इनकम होगी वो भी, और जो उस पर खर्चा लगा मतलब वो वाली चीज़ें वहाँ पर काउंट होंगी किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, ठीक है। ओके सर। अब जीडीपी के टाइप कितने होते हैं वो देखना है अब अपने को। जीडीपी के दो टाइप हैं, एक है रियल जीडीपी, एक है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कब काउंट की जाती है, बेस ईयर प्राइस पर, और नॉमिनल जीडीपी कब काउंट की जाती है, करंट प्राइस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। तो इसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी एट द करंट प्राइस, मतलब कि हाँ, जैसे कि कोई कार है, मान के चलो 2023 के अंदर कोई कार है 6 लाख की है, तो उसकी ये पूरी जो वैल्यू है 6 लाख रुपए, ये पूरी की पूरी काउंट हो जाएगी किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। और वो कौन सी जीडीपी होगी, नॉमिनल जीडीपी। ओके हैं, ठीक है सर। वैल्यू से यहाँ पर मनी वैल्यू से मतलब है। अब आते हैं रियल जीडीपी क्या है सर। अभी रियल जीडीपी को समझने के लिए अपने को पहले बेस ईयर समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो बेस ईयर क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ।
The base year is the benchmark concerning with the public records figures like the totally national मैं छोड़ो ये बात, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। मान के चलो कोई बेस ईयर मतलब कि सेट कर दिए जाते हैं, जैसे कि 2004-05 किया गया था पहले, सबसे पहले। देन उसके बाद 2011-12 है, और अब उसको चेंज करने की ट्राई की जा रही है कि उसको 2017-18 किया जा सके। इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी है कौन सा, 2011-12 ही बेस ईयर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्राइसेस होते हैं, ठीक है, मान के चलो कोई कार है इसके अंदर है, वो 6 लाख की नहीं थी उस टाइम पर, उस टाइम पर थी वो 4 लाख की। तो वो 4 लाख ही जीडीपी के अंदर काउंट होगा बेस ईयर के अंदर, मतलब, ठीक है। बेस ईयर में जो उसका प्राइस है ना, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, मतलब ये है, ठीक है। बेस ईयर के अंदर उसका प्राइस कम होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है सर। ओके, तो बेस ईयर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या मतलब कि ये कोई फिक्स ईयर है, उसके अंदर उसकी कुछ वैल्यू थी, उसी वैल्यू को लिया जाएगा, मेन बात है ये, ठीक है। ओके सर। अब रियल जीडीपी के अंदर कैसे क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो मेन बात है यहाँ पर जो भी गुड्स और सर्विसेज थी, उनकी जो वैल्यू है वो ऐड करी जाएगी एज पर अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर प्राइस। जो भी बेस ईयर के अंदर उनका प्राइस था ना उन गुड्स और सर्विसेज का, वो इस जीडीपी के अंदर काउंट होगा, तो वो जीडीपी कहलाएगी रियल जीडीपी। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वो 6 लाख की कार थी, मैंने यहाँ पे बताया कि वो मान के चलो 4 लाख की थी या 5 लाख की थी, 5 लाख की मान के चल रहे हम। अभी मान ले 2023 में है वो 6 लाख की, 2011-12 में वो 5 लाख की थी। तो अब ये जो 1 लाख रुपए का डिफ्लेक्शन आया या फिर 1 लाख रुपए का इन्फ्लेशन आया है, तो ये इन्फ्लेशन को, इसी को स्टडी करने के लिए रियल जीडीपी काउंट की जाती है, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल अच्छे से एकदम बेस ईयर हो गया, मतलब कि यहाँ पर अपना काम हो गया। हाँ, ये पेन का भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर अपने का एक कॉन्सेप्ट आएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर, वो कैसे काउंट करना है वो हम मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मान के चलो ये अब अपना एक पेन है, ठीक है सर। रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग मतलब कि किसी बेस वैल्यू के अंदर, बेस ईयर के अंदर सॉरी, उसका प्राइस था 50 रुपये, और अब 2023 के अंदर मान के चलो वो उसका प्राइस है 200 रुपये। ये नॉमिनल जीडीपी के अंदर काउंट हो गया, ये रियल जीडीपी के अंदर काउंट हो गया। तो इसका जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब कि 400% आएगा यहाँ पे। अब ये 400% क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब कि 400% उसका प्राइस बढ़ गया है, ये वाली बात है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, बस यहाँ पे मैंने बेसिकली लिख दिया था, मेरे को नहीं पता था इसलिए मैंने लिखा था। आपको भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोमोडिटी, कोमोडिटी क्या होता है, किसी भी सामान को ही हम कोमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, टर्मिनोलॉजी हाँ बस वो तो ध्यान रखनी पड़ेंगी। जीडीपी डिफ्लेक्टर समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। क्यों किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज है उसको काउंट किया जा सके, ठीक है। ओके सर। अभी हमने पढ़ा था जीडीपी, अब हम आगे हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी पे। जीडीपी क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके सर, ओके। इसके अंदर क्या क्या होता है भैया, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो मनी वैल्यू होती है किस चीज़ की, सभी कमोडिटीज़ जो सामान था उनकी, सर्विसेज की, जनरेटेड बाय कंट्रीज सिटीजन्स एंटरप्राइजेज रिगार्डलेस ऑफ द वेयर देयर। मतलब क्या है, जीडीपी के अंदर क्या था, एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही अगर जो क्रिएट की है वो काउंट होती थी। बट जीएनपी के अंदर क्या हो जाएगा, अभी जो इंडिया का है उसकी वजह से जितने भी इनकम मतलब कि क्रिएट की जा रही हैं, तो वो सारी इसके अंदर काउंट होगी। जैसे हाँ, ये वाला थोड़ा पढ़ के ही बताते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये देख लो डेफिनेशन, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ द ऑल कम्युनिटीज़ एंड द सर्विसेज जनरेटेड बाय ए कंट्रीज सिटीजन, उसके सिटीजन के द्वारा, एंटरप्राइजेज उसके बिजनेस के द्वारा, रिगार्डलेस वेयर दे आर, मतलब कि वो कहाँ पर हैं या फिर कहाँ पर उनके द्वारा मनी प्रोड्यूस की गई है वो मैटर नहीं करता, वो उस देश की जीएनपी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ओके सर। अब इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंटरप्राइजेज या तो बिजनेस एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री बोथ इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, वो भी इसके अंदर काउंट होगा, ये ध्यान रखना। एक ऑल्सो टेक्स प्लेस इन टू अकाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज ऑफ द डोमेस्टिक ओरिजिन। जो भी मतलब अपनी इंडिया की जो अपनी क्या बोलते हैं कंपनीज हैं या तो जो बिजनेसेस हैं, वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जो मनी वैल्यू होती है उनकी भी पूरी वैल्यू काउंट की जाएगी इसके अंदर। इंक्लूड इनकम फ्रॉम द अब्रोड, अब ये क्या चीज़ है सर, जैसे कि मान के चलो अभी फ़िलहाल ट्रेंड में है क्या चीज़, आइलेट्स और डोंकी मार के बाहर जाना, ठीक है। ये बाहर चले गई, बाहर जाने के बाद वहाँ पर कमाई करेंगे, ठीक है। अब वो कमाई जो होगी वो हम वापस इंडिया भी भेजते हैं वो अपने पेरेंट्स के पास,
तो वो कमाई भी इसके अंदर किसके अंदर काउंट होगी, जीएनपी के अंदर। ये ध्यान रखना आप अपने को, ठीक है। अब आता है जीएनपी। जीएनपी के अंदर क्या क्या आ गया वो समझ में आ गया। जीडीपी हो गया और नेट फैक्टर ऑफ द इनकम फ्रॉम द अब्रोड, और जो भी बाहर से जो जीडीपी तो इसके अंदर काउंट होगा ही होगा, प्लस इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है जीडीपी में, जो बाहर से इनकम होती है वो ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होगा अपना जीएनपी। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे क्या है, कोई कंपनी है टाटा की, ठीक है, और वो जाके कनाडा में अपना कोई हेडक्वार्टर खोलती है, ठीक है सर। वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पर खोला उन्होंने, वहाँ पर उसका जो प्लांट था उससे जो भी इनकम जनरेट हुई, तो वो इनकम भी कहाँ पर काउंट होगी, अपनी जीएनपी के अंदर, ठीक है। ओके सर। अभी अपने ये दो और बच गए, क्या क्या, अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है सर। ये देख लेते हैं क्या चीज़ है सर। अभी हम करते हैं भैया, एनडीपी होता क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं होगा, बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर दिया जाता है जीडीपी में से, तो वो अपना क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, वो समझा दो बस। तो मान के चलो कोई 1.5 लाख का कोई फ़ोन है, ठीक है, हाँ जी सर। कब, 2023 के अंदर, ओके सर। अभी उसी फ़ोन को हमने कब ख़रीदा, 2026 में जाके ख़रीदा उसी फ़ोन को, ठीक है सर। तो उसकी कीमत अपने को कितनी मिली, मान के चलो 1.25 लाख, ठीक है, मतलब कि 1,25,000 रुपये। तो अब उसके अंदर क्या हो गया, 25,000 रुपये कितना हो गया उसका, मतलब कि उसकी वैल्यू घट गई। तो ये 25,000 रुपये जो घटी है ना वैल्यू, वही क्या है, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया, ठीक है सर। तो ओके, तो अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जीडीपी के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन को मतलब कि एडजस्ट करके, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करके अगर हम वैल्यू देखें, तो वो किसकी होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है। अब आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है, तो इसके अंदर बस थोड़ा सा अलग होगा। जीएनपी समझ में आया था, हाँ जी सर। तो उसका बस यहाँ पर हो गया एनएनपी। एनएनपी कब होगा, उसमें क्या हो जाएगा, एनएनपी में से, सॉरी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देना है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा अपने को, एनएनपी आ जाएगा। इट इज़ आवर नेशनल इनकम, ठीक है। ओके सर। नेट इनकम फ्रॉम द अब्रोड विल बी एडिड, इसके अंदर जो इनकम होगी अब्रोड से वो ऐड की जाएगी, ठीक है सर। अब चलते हैं आगे, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बस ये, और इसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म। तो ये कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है पर्सनल इनकम होती क्या है। तो पर्सनल इनकम क्या होती है सर, जो भी आपकी मेरी इनकम है वही पर्सनल इनकम होगी, हाँ जी सर। तो यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है, जो भी कंट्री के इंडिविजुअल्स बंदे हैं उनके द्वारा जो भी मतलब कि ऑल सोर्सेज से, जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे एक बंदा है वो कितने ही सोर्सेज से कमा रहा हो, उसकी सारे सोर्सेज की जो मनी वैल्यू होगी, उसको मतलब जो इनकम होगी उसको यहाँ पे काउंट कर लिया गया है बिफोर द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर नहीं लगे हैं अभी तक, ठीक है। ओके सर। इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, तो उसकी क्या कितनी होगी, पर्सनल इनकम होगी, ठीक है। पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट कौन से हो गए भैया अपने, जैसे कि बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो हो गई, ठीक है। ओके सर। उसके बाद है अपना ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं मेन के, चलो जैसे किसी को बोनस मिल गया, दिवाली पर बोनस मिलता है, ये वो मनी है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिनको काम करने के लिए अपने को, मतलब कि जिनको जैसे अपने को ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिली हैं, तो जिनको कमाने के लिए हमने काम नहीं किया, तो वो कौन सी हो गई, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। सीधी सीधी बात है, जितना हम मार्केट में लगाएंगे, जितना हम सेव करेंगे, वो वाली जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो अपने पास बचती हैं, कब, टैक्स को हटाने के बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं, बाकी हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान के चलो किसी बंदे की इनकम है 10,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये टैक्स कट गया, 8,000 रुपये बची। अब ये 8,000 रुपये में से ही, मतलब ये 8,000 रुपये ही क्या है, उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अब ये चाहे उसको सेव करे, चाहे इसको इन्वेस्ट करे, चाहे उसको खर्च करे, कुछ भी करे 60,000 का, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, वो डायरेक्टली है क्या, इसका फॉर्मूला है भैया टोटल इनकम ऑफ एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर काउंट कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो हरियाणा के अंदर काउंट किया, एक रीजन बोल दिया, मतलब मैंने उस रीजन के अंदर हमने काउंट किया भैया इतने, इतना एरिया है, उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ की क्या आ जाती हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर ये इंक्रीज होगी तो वो अच्छा होगा, फेवरेबल होगा कंट्री के लिए भी और उस रीजन के लिए भी,
ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन के जो मेथड हैं, मतलब कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं वो वाले मेथड देख लेते हैं क्या क्या हैं। अब ये 3 मेथड हैं, कौन से वैल्यू एडिड मेथड, इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनके नाम से ही याद रहेगा अपने को, नाम से ही समझ में भी आ जाएगा। इनकम मेथड क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री वो काउंट कर दी जाती है उसको नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। ठीक है सर। जैसे कि ये किस किस चीज़ से कंसर्न करती है, कैपिटल, लैंड, लेबर और अदर रिसोर्सेज की वजह से जो भी इनकम जनरेट होती है उससे। ठीक है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, रेंट, सैलरीज एंड द अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑल आर यूज टू क्रिएट इनकम। ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं इनकम को क्रिएट करने के लिए, और ये सभी चीज़ें मतलब कि डायरेक्टली ऐड भी होंगी। अब आती है मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पर तो सैलरीड पर्सन की बात हो रही थी जो भी थे मेनली, ठीक है, बट जो मिक्स्ड इनकम किसकी होगी, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि मैं अभी मेरा घर पे है, मैं ट्यूशन चलाता हूँ, तो उस ट्यूशन की जो इनकम आती है वो ऐसा तो है नहीं कि भैया पहले बैंक में जाएगी फिर मेरे पास आएगी, नहीं, वो डायरेक्टली मेरे पास आती है, मैं खर्च कर देता हूँ, सेव करता हूँ, जो भी करना है वो कर लेता हूँ, डायरेक्टली हो गया। तो वो क्या होगी, मिक्स्ड इनकम होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की है ये। जैसे कि बिजनेसमैन भी हो गए, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं, बिजनेसमैन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो गए, वो सभी। ठीक है। उन सभी को भी फैक्टर को जो है इसमें क्या इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। और क्या कंसिडर किया जाएगा इसके अंदर, कंपनसेशन टू द फैमिली, सॉरी एम्प्लॉय, सॉरी कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, ये भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे क्या है भैया अभी इसका यहाँ पे कमीशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कंपनसेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मतलब कि जैसे कोई बंदा है, सुबह उसको 8 से लेके 5 बजे तक नौकरी के लिए जाना पड़ता है। अब वो सुबह 8 बजे निकला, ठीक है सर, और खुदा न खास्ता उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। अब वो एक्सीडेंट की वजह से मतलब कि वो निकला किस काम की वजह से था, कंपनी के काम की वजह से, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि वो उसके काम के लिए निकला है, कंपनी के काम के लिए, और उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से होता है कंपनसेशन, एक अमाउंट पे की जाती है उसकी फैमिली को या फिर कुछ भी। ठीक है। उसके बाद कमीशंस आर इंक्लूडेड। कमीशन क्या होते हैं, जैसे कि अभी कमीशन तो सभी को पता है भैया, अभी अब एफिलिएट मार्केटिंग भी आ रहा है, या फिर मतलब कि आप आमने सामने भी कई बार कमीशन खा जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। कैसे, जैसे कि कोई मान के चलो 10 लाख की गाड़ी थी और वो बिक नहीं रही थी कई दिन से, और फिर आपने बोल दिया कि भैया इसको बिकवा दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगा, और आपने बोल दिया कि इसको 6 लाख में बिकवा दो, मैं आपको 5,000 रुपये कमीशन दे दूंगा। तो वही चीज़ होगी, किसी बंदे ने उसको 6 लाख रुपये में बिकवा दिया, तो वो क्या होगा, और फिर आपने उसको कितना 5,000 रुपये का कमीशन दे दिया, तो वो वाली चीज़ क्या होगी, उसका कमीशन देना होगा। सेल्फ कंजप्शन इन इंक्लूडेड। अब इसके अंदर सेल्फ कंजप्शन भी इंक्लूड होता है, जैसे कि कोई भी है मतलब कि बंदा है, जैसे किसान वाले खासकर। अभी किसान क्या करते हैं, एक तो खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, दूसरा उसको बेचने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो जो खुद के लिए भी प्रोडक्शन किया ना, जो घर पे रखा है, वो भी इसके अंदर काउंट होता है, तो ये हो गया सेल्फ कंजप्शन। और एक और एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, उनमें से उन्होंने एक कार अपने लिए रख ली, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कार की जो वैल्यू होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ओके है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया, जो भी चारों फैक्टर की वजह से प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी उसके अंदर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अभी आता है अपना नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या अपने पास, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली अपने को इसी से क्लियर हो रहा है भैया, मतलब कि कितना खर्च किया है वो वाली चीज़ें यहाँ पर काउंट होंगी। इनकम अर्नड इज स्पेंट टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज और सेव्ड और एंड इन्वेस्टेड। मतलब कि कुछ भी हो, चाहे सेव की हो, चाहे इन्वेस्ट की हो, चाहे सर्विसेज और गुड्स खरीदने के लिए उसको काम में लिया हो, तो वो क्या होंगे, इनकम तो खर्च की है, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, और उसी को काउंट करना वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। अभी क्या होगा, सी से ही यहाँ पर कंजप्शन, ठीक है, वो वाली चीज़ होगी। उसके बाद जी से क्या है, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो भी खर्च किया है, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा। गुड्स पर किया हो या सर्विसेज पर किया हो, कुछ भी हो, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। आई से क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या फिर कैपिटल गुड्स हो गई, या तो स्टॉक्स और एक्सपेंसेस हो गई, उनके अंदर भी जो भी थे उन्होंने जो भी खर्चा किया वो वाली चीज़ भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। एनएक्स मतलब कि नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर, ये मतलब नेट एक्सपोर्ट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। तो ये कैसे निकलता है वो देख लेते एक बारी। मान के चलो हमने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, मतलब कि वो तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नेट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ भी हो नेट निकालना है तो वो कैसे निकलता है।
मान के चलो अपना जो एक्सपोर्ट है वो तो है ज़्यादा और इम्पोर्ट है वो है कम, ठीक है। तो नेट अपना क्या होगा, नेट तो अपना एक्सपोर्ट ही मिलेगा फिर अपने को, नेट क्या मिलेगा अपने को, एक्सपोर्ट। कैसे, मान के चलो हमने 5,000 रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया और दो मान लो 3,000 रुपये का इंपोर्ट भी कर लिया, तो हमने प्रॉफिट ही किया है, मतलब कि 2,000 रुपये का, तो वो क्या हो गया अपना नेट एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरह से अपना नेट इंपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला बन गया अब यहाँ पे, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, समझ में आ गया होगा। अब आता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड को समझाने के लिए क्या है, बस यहाँ पर ये एग्जांपल से समझा देता हूँ, बाकी लिखा हुआ अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो देख लेते हैं कैसे। हाँ, ये एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। मान के चलो कोई किसान है, ठीक है, उसने गेहूँ उगाए और मान के चलो उसको उगाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं आया, मान के चल रहे सिर्फ, वैसे बहुत खर्चा आता है भाई, ठीक है, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का और खाद वगैरह डालने के लिए भी जो अलग से लगाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं वैसे तो, बट मान के चल रहे हैं कि हम उसको कोई भी खर्चा नहीं आया, क्या, कुछ भी उगाने के लिए, मतलब गेहूँ उगाने के लिए, ठीक है। और बाद में उसने क्या किया, वो ही गेहूँ क्या किए उसने, मतलब कि बेचे, कितने, 100 रुपये पर केजी पर बेच दिए सर, ठीक है। अब क्या किया, वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से किसने ख़रीद लिए, बेकरी वाले ने ख़रीद लिए सर। अब वो बेकरी वाला क्या करेगा, उनसे ब्रेड बनाएगा और उस ब्रेड को बेचेगा 300 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है सर। तो इसके अंदर क्या होता है भैया, इंटरमीडिएट वैल्यू अब कौन सी आ गई, अब इंटरमीडिएट वैल्यू जो ये 100 रुपये थे उसने तो बेच दिया, लेकिन इसको तो बीच में पड़ गई, अब ये 300 रुपये, उसके अंदर क्या वो 100 रुपये ऐड है नहीं है, ऐड है सर ऑलरेडी, तो ये 300 रुपये इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं और जो 200 रुपये बच गए वो वाली वैल्यू इसके अंदर वैल्यू एडिड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड के अंदर काउंट होगी। ओके है, ठीक है सर। प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर भी जो सेल्फ कंजप्शन के लिए है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। बस क्या इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजप्शन और इन्वेंट्री आर नॉट इंक्लूडेड। ओके है, ठीक है सर। अभी अपना बस ये वाली चीज़ बच गई, ये क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का कुछ बैकग्राउंड देखने वाले हैं, हिस्ट्री देखने वाले हैं, ठीक है सर। दादा भाई नौरोजी को हम मेनली किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और नोन एज द फादर ऑफ नेशनल इनकम के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को कब, 1876 में। उसके बाद ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी जो थी इन्होंने ही दी थी, तो वो भी हो गया, इसके लिए भी जानते हैं। और पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी जो बुक है इन्हीं ने लिखी थी, वो ध्यान रखना है। इन्होंने एस्टिमेट किया था पर कैपिटा इनकम, वो 20 रुपये इनकम, मतलब कि उन्होंने मतलब कि क्या बोली थी, एस्टिमेट की थी। उसके बाद लेकिन एक फर्स्ट जो साइंटिफिक मेथड था वो कब यूज़ किया गया था, 1931-32 में, किसने किया था, VKRV राव। ये लेकिन ये भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, फिर उसके बाद दोबारा फिर से 1949 में भारत के आज़ाद होने के बाद दोबारा फिर से एस्टिमेट की गई नेशनल इनकम को, ठीक है। उसमें किसने किया, नेशनल इनकम कमेटी वो बनाई गई थी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेट, मतलब कि उन्होंने एस्टिमेट किया था, फिर नेशनल NIC ने मतलब कि एस्टिमेट की फिर नेशनल इनकम, ठीक है। जो ये कमेटी बनी थी वो किसने ऐड की थी, PC महानबिस, और इंक्लूड की, और की कौन कौन थे इसके अंदर, DR गैडगिल एंड VKNV राव, ये बंदे भी थे इसके अंदर कमेटी के अंदर। और किसने हेड किसने की थी, PC महानबिस। ओके हैं। इट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल अटैम्प्ट, ये जो था पहला ऑफिशियल अटैम्प्ट था किस चीज़ के लिए, नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये अपना टॉपिक होता है भैया पूरा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद जो आएगा वो इन्हीं के बेस पर समझ में आने वाली चीज़ें होंगी। बस इसके बाद होगी प्लानिंग इन इंडिया का अपना 3rd लेक्चर होगा, तो वो ध्यान से देख लेना। 5-7 लेक्चर ही होंगे इसमें, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो और 10 से 11 क्वेश्चन बनने वाले हैं इनसे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाइयों बस यही थी मेन बात, तो ठीक है, टाटा बाय बाय। तो अब बात करते हैं आपको PDF कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि PDF फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई PDF है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।